हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड वी आर वर्किंग ऑन प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक अबाउट 3800 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। और टू आर्ट 10th सब्जेक्ट हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं, 10th सब्जेक्ट को। और अभी तक 10th नहीं, 11th सब्जेक्ट। 10th सब्जेक्ट्स हो चुके हैं कम्प्लीटली। ओके, जिसमें कि टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीनरी, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, एचएमटी, इतना कवर अप हो चुका है। और आरएससी चल रहा है अभी। आरएससी के भी 3 वीडियो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था आरएससी का वो कंप्लीट अप हो चुका है, जिसमें कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स थी, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन था। और थर्ड टॉपिक अबाउट द साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक प्रोसेस, वो सब कवर अप हो चुका है। अब जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं वो एक है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, सारा फैक्ट बेस्ड है और बहुत क्वेश्चन अब आते भी नहीं है उससे। और दूसरा टॉपिक है अबाउट द लोड, क्या लोडिंग होती है इन द एयर कंडीशनिंग। ओके, 2 टॉपिक्स हैं, ये दोनों वीडियो आ जाएंगे आजकल में। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो सेशन है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट सेशन है। ईएससी ले लो, यूपीएससी एई हो गया, एसएससी जेई या पीएसयूज, सबके ही क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ईएससी की प्रीवियस ईयर से ही सबका यहीं से ही रिपीट होना है। ठीक है, सब लोग यहीं से उठा रहे हैं क्वेश्चन आजकल, और हमेशा उठाएंगे और कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन। अरे 5000 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का साइज इतना बड़ा होता है इसमें, मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो ये बेस्ट है सॉल्व कर लेना। अगर इसको आप 3-4 बार सॉल्व कर लेते हो, और अपने सारे वीडियो जितने अभी तक बन चुके हैं, 47 वीडियो अभी तक आ चुके हैं, 48 रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप, और जहाँ तक है 60 वीडियो आएंगे, 60 या 364, इतना अगर आप पढ़ लेते हो पूरा, 2-3 बार देख लोगे वीडियो तो आपको याद हो जाएगा पूरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, और फिर आप कभी किसी एग्जाम में बैठिए, श्योर शॉट है आपका बीट बीट कर ले जाओगे। ठीक है, और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। और देखो, इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। मैंने जो बुक थी उससे आंसर्स देखे हुए हैं, और मैंने भी रटा हुआ है फैक्ट्स को। ठीक है, फैक्ट्स है, रटना ही है, फिर उसको समझना क्या है। और बहुत वेरिफिकेशन हो नहीं पाया इस चैप्टर का। मैंने दूसरी बुक्स में मिलाना चाहा, लेकिन कहीं से आंसर मैच नहीं कर रहा था। मतलब किसी में कुछ क्वेश्चन थे नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे करके था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और ट्राई कीजिए। देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें बोला गया है कि जो एक प्रेशर गेज लगा हुआ है डिस्चार्ज साइड पे आपका कंप्रेसर, और वो रीडिंग दे रहा है कि जो कंप्रेसर का प्रेशर है वो बहुत हाई, मतलब आउटपुट बहुत हाई आ रहा है। तो क्या रीजन हो सकते हैं वो बताना है हमें। तो ये 4 रीजन दिए हुए हैं। पहला है कि लैक ऑफ द कूलिंग वाटर, ये सही है कि आपने कूलिंग वाटर से प्रोवाइड नहीं किया, उसकी हीटिंग हो गई तो प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, और सेकंड इज वाटर टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, आपने वाटर दिया तो उसका टेम्परेचर हाई रख दिया, तब भी कूलिंग नहीं हो पाएगी। थर्ड इज डर्टी कंडेंसर सरफेस, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। अगर डर्टी कंडेंसर सरफेस हो जाएगा, मतलब स्केलिंग हो गई या कुछ भी हो गया, तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तभी प्रेशर बढ़ जाएगा। फोर्थ इज रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इज टू हाई, तो ये भी पार्सली करेक्ट रीजन है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत मैंने वेरीफाई कराया तो ये आंसर था नहीं कहीं। हम मोस्टली जगहों पे 1 2 3 दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में याद ही करना पड़ता है यार, उसमें बहुत लॉजिक है नहीं। अब कहाँ से लॉजिक लगाओगे। जैसे कंप्रेसर का टॉपिक था, कंप्रेसर वाला, वहाँ पे तो वहाँ काफ़ी लॉजिक मैंने समझाया था कि ऐसे होता है वैसे होता है, काफ़ी कुछ डिटेल मेरे पास था पढ़ाने के लिए। और रेफ्रिजरेशन का जो ये वाला टॉपिक है, इसमें इसके बारे में ना तो कहीं पढ़ाया जाता है, पहले तो ना तो मुझे बहुत नॉलेज है, सिंपल सी बात है यार। अगर, और जैसे वो वाला कंप्रेसर था पावर प्लांट वाला, तो वहाँ काफ़ी मज़ा आया था। अरे नहीं, कंप्रेसर नहीं, हाँ कंप्रेसर और पंप था हाइड्रोलिक में, इसमें कंप्रेसर था पावर प्लांट में। तो वहाँ काफ़ी मज़ा आया होगा आपको भी एक्सप्लेनेशन सुन के कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये व्यू ऑफ एंगल है किसी क्वेश्चन को देखने का। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे पास डाटा है नहीं, क्योंकि जहाँ मैंने पढ़ा है ना तो कॉलेज में पढ़ाया गया, ना तो कोचिंग में पढ़ाया गया मुझे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो और पढ़ने की मैंने कोशिश भी की, तो बहुत ज़रूरी नहीं है यार पढ़ना, कहीं नहीं, बहुत कम ही पूछते हैं ये सब चीज़ें। ओके, तो ये बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका, फर्स्ट का बी। ठीक है, एंड ट्राई थर्ड नंबर। थर्ड जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सिलेबस में नहीं है, आप देख लो इसका सोल्यूशन को, क्वेश्चन देख लो। मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। सेकंड का जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है आंसर। ठीक है, ए है नहीं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, ये सोलोनाइड और ये सब चीज़ें। ठीक है, थर्ड नंबर ट्राई कीजिए।
और देखो ये जो टॉपिक है ना, आपको कहीं भी इसका मतलब जो जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ और कहीं भी इससे मिसमैच करके आंसर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम लोग उसको करेक्टिफाई कर सकें। ओके, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैंने यार नहीं मिल पाया, मुझे वेरीफाई में नहीं कर पाया हूँ काफ़ी है देखने के बाद भी। तो आप लोग भी कहीं कहीं ढूंढिएगा, कहीं आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, या फिर एक कमेंट कर दूंगा मैं अपने आप, उसको पिन कर दूंगा, उसमें सारे जो एरर्स रहेंगे या रेक्टिफिकेशन रहेगा सब कुछ मैं करता चलूँगा। ओके, और जो थर्ड नंबर है क्वेश्चन है वो करिए। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि अगर प्रेशर डिस्चार्ज साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे हम एक डिवाइस लगाते हैं जो कि प्रेशर कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो उसका काम क्या होता है मेनली, तो उसका काम मेनली है कंप्रेसर को जो पावर देना बंद कर देगा बाई मोटर से जो पावर जा रही हुई कंप्रेसर को उसको बंद कर देगा। तो यही आंसर होना चाहिए डी। और जब मैं आंसर ऑप्शन पढ़ रहा था तीनों ना, तो मुझे ये जो सी ऑप्शन वो भी मुझे करेक्ट लगा, लेकिन यहाँ पे सी डी ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में, और उसका उन्होंने रीजन भी सही दिया हुआ है कि ये पावर कट कर देगा मोटर से जब पावर जा रही होगी, और जिससे कि जो हमारे इक्विपमेंट्स में कंप्रेसर में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसको डैमेज ना हो पाए। ओके, देन थर्ड का डी दिया हुआ है आंसर। तो यार रटना है, सिंपल सी बात। जैसे पावर प्लांट में एक टॉपिक था हमारा, जो मैंने जो लास्ट चैप्टर था पावर प्लांट इक्विपमेंट्स, जिसमें बॉयलर मॉनिटरिंग टाइप ऑफ बॉयलर से सब था, उसमें भी रटना ही था, उसमें कुछ समझना नहीं था। वैसे यहाँ पे टॉपिक है समझ रटने वाला। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो यहाँ बोला गया फॉर लार्ज टनेज एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर इज इंस्टॉल्ड। अगर लार्ज टनेज कैपेसिटी है, मतलब काफ़ी हाई कहीं पावर प्लांट है, कहीं भी मान लो इंडस्ट्रियल प्लांट है, तो वहाँ हाई कैपेसिटी की रेफ्रिजरेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए कौन सा कंप्रेसर यूज़ करेंगे मेनली, तो मेनली हम जहाँ हाई टनेज कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन चाहिए होता है वहाँ पे मेनली हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ओके, और रेसिप्रोकेटिंग हम मेनली यूज़ करते हैं, जो आपने वो देखा होगा, जैसे हमारे घर में एसी उसी लगे होते हैं ना, वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है। ठीक है, ये फैक्चुअल बेस कुछ चीज़ है, आप याद कर लो इसे, कि जो हमारे घर में एसी से इंस्टॉल होते हैं उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। ओके, और लेकिन यहाँ पे आंसर सी है, क्योंकि काफ़ी हाई बोला गया है, हाई रेफ्रिजरेशन 200 टन। 200 टन इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब आपका हो गया 700 किलोवाट, इतना रेफ्रिजरेशन चाहिए। ओके, अच्छा ये फैक्चुअल चीज़ देखो, अगर इतना रेफ्रिजरेशन चाहिए ना, तो छोड़ो नहीं बताता हूँ, मुझे कन्फ्यूज हो जाओगे। फोर्थ का सी, फिफ्थ नंबर ट्राई करिए। ट्राई फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ बोला गया है कि एयर कूलिंग इज यूज फॉर फ्रीऑन कंप्रेसर्स वेयर एज वाटर जैकेट्स इज adopted फॉर कूलिंग अमोनिया कंप्रेसर्स। दिस इज बिकॉज, तो कंप्रेसर है, कंप्रेसर आप कहाँ लगा होता है, इस सेक्शन में डोम के बाहर यहाँ लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है कि बिकॉज ऑफ द लार्ज सुपरहीट हॉर्न ऑफ द अमोनिया कंप्रेसर साइकिल। ओके, ये रीजन दिया हुआ है।
फिफ्थ का डी। और जब मैं पढ़ रहा था क्वेश्चन तो मैंने पहली बार में ठीक ये किया था, लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ फ्रीऑन। ये भी करेक्ट फैक्ट है, लेकिन यहाँ इन्होंने इसका आंसर नहीं देके आंसर डी दिया हुआ फिफ्थ का। ओके, और रीजन दिया है कि कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज वेरी हाई ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ गामा, मतलब एडियाबेटिक इंडेक्स जो होता है गामा का अमोनिया का, वो हाई होता है ड्यू टू दैट टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर गोज वेरी हाई। जैसे कि आप T2/T1 लगा दोगे ना, P2/P1 पावर गामा -1 अपॉन गामा, तो अगर P2/P1 हाई है, अगर गामा हाई है, अगर गामा हाई है तो ये वैल्यू हाई हो जाएगी ना, ये वैल्यू हाई हो जाएगी। ये कैसे हाई हो जाएगी, 1 - 1/गामा, गामा हाई हुआ, ये लो हुआ, ये हाई हो गया, तो ये हाई हो गया, तो ये भी हाई हो जाएगा T2 भी। इसलिए गामा हाई होने की वजह से वहाँ पे वाटर कूलिंग करते हैं। ठीक है, लास्ट सुपर हीट हॉर्न ऑफ द अमोनिया कंप्रेशन साइकिल। फिफ्थ का डी आंसर है। सिक्स ट्राई कीजिए। जो 6 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने पीछे कि अगर काफ़ी हाई टनेज रेफ्रिजरेशन चाहिए तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ चिलर लिख दिया, चिलर, तो ये गलत लिख दिया है इन्होंने, यहाँ पे कंप्रेसर लिखना है आपको, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज। और एक और वीडियो था, मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बोल दिया था कि अमोनिया के लिए, सॉरी, अमोनिया के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। वो गलत था, वो गलत, मैंने उसको करेक्ट कर दिया, वो मतलब जो सेक्शन था वीडियो का वो कट ऑफ कर दिया। ठीक है, 6 का बी। 7th ट्राई कीजिए। दो, जो 7th नंबर क्वेश्चन में बात की गई है हर्मेटिक कंप्रेसर। तो हर्मेटिक कंप्रेसर आपका होता है जो कंप्लीटली क्लोज होता है। ठीक है, उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि हमारे घर में एसीज लगे होते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज हमारा होता है उसमें यही वाला कंप्रेसर लगाते हैं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कभी नहीं करते उस कंप्रेसर का। उसके अंदर ही मोटर लगी होती है, वही मोटर रन करती है, तो उसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी नहीं होती है। ओके, लेकिन बट वो यूज करते हैं जिससे कि हमको मतलब बहुत मेंटेनेंस न करना पड़े। जैसे फ्रिज हमारा है, आपने कभी देखा है कि फ्रिज का कंप्रेसर खुल रहा है? बहुत रेयरली खुलता है ना। जैसे एसी हमारा, वहाँ भी नहीं खुलता है, तो वहाँ पे मेनली हम यूज करते हैं हर्मेटिक, और इससे नॉइज़ भी बहुत कम होती है। और अगर इंडस्ट्रीज में आप जाओगे तो या तो सेमी सेमी हर्मेटिक लगाएंगे या फिर ओपन वाला ओपन लगाते हैं। ठीक है, और वहाँ नॉइज़ बहुत रहती है। देन और जो यहाँ बोला गया है कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू इंक्लूड इन द सिस्टम अ लार्ज ड्रायर कम स्ट्रेनर आल्सो। ये बोला गया है ना, दिस इज़ टू बी प्लेस्ड इन द लिक्विड लाइन। इसको हम लिक्विड लाइन रखते हैं। ठीक है, लिक्विड लाइन मतलब कि यहाँ जो बताया गया है, प्लेस्ड बिटवीन द रिसीवर एंड द इवेपरेटर टू एलिमिनेट ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर इफ एनी। शायद कंप्रेसर से पहले की बात कर रहा है लिक्विड लाइन, उसको लिक्विड लाइन नहीं कहते, लेकिन यार जो आंसर वो सी ए दिया हुआ। ठीक है, बस इतना होता है मुझे। मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा, कहीं मिला नहीं मुझे। मैं दूसरी उसे जहाँ वेरीफाई करता हूँ उन्होंने बहुत आगे पीछे कर दिया है कुछ, किसी अदर चैप्टर में ऐसे ऐसे करके। ओके, और बहुत पूछते हैं नहीं यार, अब इसकी बहुत टेंशन मत लेना इस चैप्टर की। जो मेन क्वेश्चन आते हैं हमारे VCRS VARS साइकोमेट्रिक प्रोसेस हीट पंप रेफ्रिजरेशन, उससे आते हैं मेन क्वेश्चंस। यहाँ से रेयरली कोई पूछे सवाल तो अलग बात है, और मेन मोस्टली चीज़ें फैक्चुअल बेस्ड हैं इसमें। ट्राई कीजिए 8th नंबर।
तो जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कोई हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें प्रेशर घटता क्यों, उसका मेन रीज़न क्या है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सिंपल बात, फ्रिक्शन आ जाएगा अगर या तो तब प्रेशर घटेगा, सही है। एक्सेलरेशन मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाए तो प्रेशर घटेगा, ऑब्वियस बात है। नोजल नोजल कॉन्सेप्ट मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, ठीक। दूसरा भी सही। तीसरा ही है एंड 2 सही है। 1 2 फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द ट्यूब, अगर दोनों चीज़ें होती हैं तो आपका, दोनों चीज़ें होंगी तो आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ करेगा। और जहाँ तक हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वॉल है, ये तो हम वाटर कूलर लगाते ही हैं, उसका मतलब प्रेशर ड्रॉप नहीं कर देगा वो, ठीक है। कूलिंग करते हैं ना, या तो एयर कूलिंग करते हैं या तो वाटर कूलिंग करते हैं, कुछ केसेस में वाटर कूलिंग करते हैं जैसे कि अमोनिया केस में। ओके, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, 8th का डी। 9th नंबर ट्राई कीजिए। मैं भी इसे रिवाइज ही कर रहा हूँ लगातार, ठीक, कई बार मैंने पढ़ा हुआ लेकिन देखता रह रहा हूँ कि एक बार और देख लूँगा तो चीज़ें और सेटल डाउन होंगी दिमाग में। पूरा थ्योरेटिकल पोर्सन है ना, पूरा थ्योरेटिकल है। मुझे आंसर वैसे इसका पता है पहले से। देखो, यहाँ बोला गया है कि रेफ्रिजरेंट NH3 यूज इन द रेसिप्रोकेटिंग, सही है। CO2 रेसिप्रोकेटिंग, सही है। ये जो R11 है ये गलत दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो 1 और 2 सही हो गया एंड आंसर इज बी। ट्राई 10th नंबर। जो 10th नंबर क्वेश्चन उसमें बोला गया है कि 4 डिवाइसेस दी हुई है, एक्सपेंशन डिवाइसेस, और इनका मतलब क्या है, क्या क्या काम होता है। देखो, आप एक चीज़ याद कर लो कि जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन बॉल होता है ना, उसका ना वो काम करता है अपने नाम के अपोजिट। जैसे कि ऑटोमेटिक, और दूसरा है कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन बॉल। जो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन बॉल है वो हम लगाते हैं मॉल्स में, कहीं मॉल हो, ऑडिटोरियम हो, या फिर कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा कैपेसिटी की चीज़ें हो, जैसे कि हमारा मॉल्स है। मॉल्स में कभी भीड़ घटती है, कभी भीड़ बढ़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे कि हमारा मॉल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो वहाँ हम लगाते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल। इसका मेन काम होता है कि ये जो सुपर हीटिंग है, सुपर हीट इन द आफ्टर द इवेपोरेशन, उसको कांस्टेंट रखे, कांस्टेंट सुपर हीटिंग। और जो हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल है उसको, जैसे वो नाम तो ऑटोमेटिक है लेकिन ऑटोमेटिक करता है तो कुछ नहीं है, ये बस प्रेशर को मेंटेन करता है, और इसका हम मेनली यूज़ करते हैं मिल्क चीलिंग प्लांट में या इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे ईजीएस्ट जो यहाँ पे दिख रहा था मुझे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल, जहाँ कांस्टेंट प्रेशर दिखे उसको मिला दो, कांस्टेंट प्रेशर इन द इवेपोरेटर, यही इसका काम होता है, ठीक है। बी का 4, बी का 4 होते ही ये दोनों ऑप्शन चले गए, एंड डी का 2 ऑटोमेटिक, सी का 2 हो गया ऑटोमेटिकली। एंड देन वी विल गो टू फ्लोट वॉल। फ्लोट वॉल काम होता है कि एक कांस्टेंट लेवल ऑफ रेफ्रिजरेंट को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इन द इवेपोरेटर, तो ए का 3 हो गया, एंड देन डी का 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। 34 21 सी। इलेवंथ में ट्राई कीजिए।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया था मैंने कि जो एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं, एक्सपेंशन डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं, एक तो कांस्टेंट एरिया टाइप, एक होती है वेरिएबल एरिया टाइप। तो कांस्टेंट एरिया टाइप वाले में एक ही कंडीशन आती है, वो आती है आपकी कैपिलरी वाली कंडीशन, ठीक है, कैपिलरी वाली कंडीशन। और एंड वेरिएबल एरिया वाले में आते हैं दो, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व एंड ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व का काम है कहाँ पे, मैंने भी पीछे समझाया आपको कि मॉल्स में हो गया, ऑडिटोरियम में हो गया, जहाँ पे काफ़ी क्राउड का ट्रांजिशन होता है, आ रही है जा रही है, ऐसी क्राउड है, वेरिएबल क्राउड है। और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व का यूज होता है हमारा कहाँ पे, जहाँ जैसे मिल्क चिलिंग प्लांट है वहाँ यूज होता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व का काम क्या है, इसका मेनली काम है कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करना इन द इवेपोरेटर। और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व का क्या काम है, वो हमारा कांस्टेंट सुपर हीट मेंटेन करता है एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, ठीक है। और जो कैपिलरी टाइप है जो कि कांस्टेंट एरिया वाला है, वो हमारा मेनली यूज होता है जो घरों में हमारे एसी वैसी लगते हैं, वहाँ पर कैपिलरी एरिया, कांस्टेंट एरिया वाला कैपिलरी वाला यूज होता है। ओके, तो इतना ज्ञान काफ़ी है। और ये जो हार्मेटिकली एंड सेमी हार्मेटिकली एंड सेमी हार्मेटिकली कंप्रेसर, ये भी मैं समझा चुका हूँ। हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होते हैं कंप्लीटली क्लोज होते हैं, उसमें जो कंप्रेसर है और हमारी मोटर है दोनों एक एक केसिंग में लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज फिक्स टाइप की, ठीक है। ये मेनली हमारे फिक्स होते हैं, लगे होते हैं हमारे घर में, जो फ्रिज है उसमें लगा होता है, फ्रिज ही बोलते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर कोई नहीं बोलता है, ठीक है। और या फिर हमारे घर में जो एसी लगा होता है उसमें लगा होता है हमारा हर्मेटिकली सील कंप्रेसर, ओके। और सेमी हर्मेटिकली वाला ये हमारा मेनली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, या फिर इंडस्ट्रीज़ में ओपन वाला भी यूज़ कर लेते हैं हम, ओपन टाइप वाला भी। अब दिक्कत ओपन टाइप वाले में ये होती है काफ़ी ज़्यादा हल्ला वल्ला होता है उसमें भी, हमारी मोटर बाहर लगी हुई है तो हल्ला करेगी ऑब्वियस बात, कंप्रेसर बाहर लगा हुआ है तो। और जो हर्मेटिकली वाला कम्प्लीटली क्लोज सीलिंग होती है, कम्प्लीटली परमानेंट क्लोजिंग होती है, तो उसमें हल्ला बहुत कम होता है, ठीक है। और जो सेमी हर्मेटिकली है उसको हम ओपन कर सकते हैं, वो बाई द बोल्ट्स या बाई बोल्ट्स जॉइंट होते हैं, ठीक है, मतलब ओपनिंग वाली चीज़ें हैं उसमें। तो आप मिला लो, ए हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, इसका मतलब क्लोज, कम्प्लीटली क्लोज है, खुलेगा नहीं। तो बोथ कंप्रेसर एंड मोटर इंक्लोज इन द सेम सेल विथ रिमूवेबल, नहीं ये गलत है, रिमूवेबल है, इसका मतलब कि सेमी हर्मेटिकली हो गया, रिमूव नहीं होता है हर्मेटिकली वाले में। तो ये होगा ए का 2 हो जाएगा, बोथ कंप्रेसर इंक्लूजन ए का 2 हो गया। देन सेमी हर्मेटिकली वाले में 3 हो जाएगा, रिमूवेबल सिलेंडर है। एंड थर्ड सी ओपन वाले में अलग रखा होता है, ड्राइविंग मोटर नॉट इंक्लोज इन सेल और केसिंग एंड कनेक्टेड टू द, ओके। एंड डी एक्सपेंशन वाले के लिए कैपिलरी ट्यूब, ओके। और कैपिलरी ट्यूब जो है हमारा कांस्टेंट एरिया वाला है। ओके, देन ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है, सेंसिबल बल्ब ऑफ द थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन बॉल। तो मैंने आपको समझाया कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन बॉल का काम होता है कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट मेंटेन करना इन एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। तो वहीं पे बल्ब लगाएंगे, वहीं पे सेंसिबल बल्ब लगाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वहीं पे हमारा मेंटेन कर रहा है। देन आंसर शुड बी ए। 13 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो है यहाँ बोला गया है कि अगर हम हमारा मतलब नॉर्मल कंडीशन से अगर हम अपने एसी को ऑन करते हैं तो उसमें पावर कैसे वेरी करेगी। तो सबसे पहले पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, पहले बात, पहले पावर बढ़ेगी फिर घट जाएगी, पावर एक लेवल पे आके रुक जाएगी। वही ग्राफ है कि पहले पावर बढ़ेगी फिर घट जाएगी, ओके। मतलब मान लो हमारा रूम का टेम्परेचर मान लो हमारा 40 है और हमारी एसी उसको करना चाहिए 22 से 23 डिग्री पे, तो पहले काफ़ी हाई पावर से काम होगा क्योंकि स्टार्टिंग भी करना है, रेफ्रिजरेटर को कूल भी करना है उतने पे, ठीक है। स्टार्टिंग पावर काफ़ी हाई लगेंगे, मतलब काफ़ी पहले जीरो से बढ़ेगा फिर घट जाएगा, ये कंडीशन होती है। मतलब फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही आंसर होता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेस। मतलब हर जगह मत मार देना, खुद तुक्का मत मारना कहीं, लेकिन मैंने जो अपना ऑब्जर्वेशन देखा है ऐसा ही होता है आंसर। ट्राई 14 नंबर क्वेश्चन।
देखो ये जो दिया हुआ लाइन, डिक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो देखो ये जो है, अगर प्रेशर आप घटाओगे, सिंपल सी बात है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घटेगा और आपका प्रेशर रेशियो जो है बढ़ेगा, मतलब कि कंप्रेसर को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी घट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है मुझे। लेकिन यहाँ जो बोल दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा ना। इसीलिए मुझे यहाँ इस क्वेश्चन कन्फ्यूजन है कि दो डाटा दिया हुआ है और इसका आंसर है बता दो डायरेक्टली, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन नाम पे कुछ नहीं दिया हुआ, बस आंसर दे दिया कि 14 का आंसर ए है, बट देर इज नो एक्सप्लेनेशन इन द क्वेश्चन, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी को अच्छे समझ में आ रहा है वाला क्वेश्चन तो मुझे बताएगा। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। देखो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट जो लगे होते हैं हमारे घरों घरों में, वहाँ पे हम लोग पीरियोडिक डिफ्रोस्टिंग करते हैं। एक बटन दिया होता है, आप वहाँ देखोगे, जो जहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ जहाँ जमाते हैं उसके बगल में डिफ्रोस्टिंग का बटन होता है, उसको हम दबाते हैं जिससे डिफ्रोस्टिंग होती है। ठीक है, तो उसका मेन काम होता है जो हमारा जो हीट का ट्रांसफ़र है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है अगर फ्रोस्टिंग हो गई है तो डिफ्रोस्टिंग वही काम है कि जो हाँ वही यही लिखा हुआ कि फ्रोस्टिंग क्या करता है, इट रिड्यूसेस द हीट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, देन आंसर इज बी। अगर आप डिफ्रोस्ट कर दोगे तो वहाँ पे हीट का एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा। आप 16 नंबर ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि डिग्री ऑफ सुपरहीट की बात की जाती है इसमें, डिग्री ऑफ सुपरहीट इन द इवेपोरेटर। ओके, देन फिर 16 का आंसर सी रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, और 17 नंबर ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया फॉर द स्मॉल इंस्टॉलेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम अप टू द 35 किलोवाट, 35 किलोवाट तक की अगर बात की जा रही है तो कौन सा कंडेंसर लगाएंगे इसमें। तो इसमें हम लगाते हैं मेनली सेल एंड कॉइल वाला। ठीक है, सेल एंड कॉइल वाला। अगर हमारा 5 टन से नीचे, मतलब कि 15 या 17 टन का एसी है, तो वहाँ तो हम लोग एयर वाला यूज़ करते हैं, एयर कूल टाइप कंडेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, 5 टन तक। लेकिन उसके बाद हम लोग वाटर कूल्ड यूज़ करते हैं। ओके, और वाटर कूल्ड में कौन कौन से होते हैं, सेलेंट ट्यूब होता है, सेलेंट कॉइल होता है, और एक और था प्लेट टाइप का, सॉरी इवेपोरेटिव टाइप का, सेलेंट ट्यूब, सेलेंट कॉइल, सेलेंट ट्यूब एंड इवेपोरेटिव टाइप का। तो इतना हो गया ना। और 5 टन तक हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, एयर कूल। एयर कूल मतलब कि हमारा हो गया ये वाला एयर कूल वाला हो गया यार, सिंपल जो हमारे घर में लगा होता है। ठीक है, कंडेंसर। और सभी कैपेसिटी बताता हूँ मैं। जो सेलेंट ट्यूब वाला है उसका हम यूज़ कर सकते हैं 2 से 1000 टन तक, एंड सेलेंट कॉइल वाला है उसका हम यूज़ कर सकते हैं 50 टन तक, और एयर कूल वाला जो है वो 5 टन तक। ओके, ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो सेलेंट कॉइल इज़ द बेस्ट आएगा उसमें। लेकिन देखो सेलेंट कॉइल में दिक्कत एक आती है ना, अगर आपका जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का जो सर्कुलेशन हो रहा है, अगर उसमें गंदगी होगी ना तो हालत ख़राब हो जाएगी आपके रेफ्रिजरेटर कंडेंसर की, क्योंकि वो उस कॉइल में आके बैठ जाएगा और कॉइल की क्लीनिंग कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, तो इसमें जब हम इसको यूज़ करते हैं सेलेंट कॉइल वाला, तो इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि कोई गंदगी ना रहे हमारे ना तो रेफ्रिजरेंट में, ना तो जो भी लिक्विड उसमें फ्लो हो रहा है कुछ भी। ठीक है, देन आंसर इज बी 17 का, एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 18। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में कौन सा हम वॉल्व यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेट वॉल्व। ठीक है, 18 का सी। 19 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया व्हाट इज़ हंटिंग ऑफ द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। अगर देखो जो रेफ्रिजरेंट है उसका उसकी जो फ्लो है और बहुत कम या ज़्यादा करते हो आप, तो लगातार ओवरफ्लो या फिर
स्टार्विंग के कारण वहाँ पे हंटिंग होने लगती है। हंटिंग मतलब वही होता है कि ऊपर नीचे हो रही चीज़ें लगातार वेरी कर रहा है, मतलब कि जो जैसे हमें क्या कहूँ, जैसे एक मोटरसाइकिल कोई चल रही है, ठीक है, आप चलते 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 मोटरसाइकिल से किसी आदमी को उठा लो, अचानक स्पीड बढ़ जाएगी मोटरसाइकिल की, फिर उसका गवर्नर उसको कम करेगा, पेट्रोल की मात्रा कम करेगा, तब आप किसी को बैठा दो, फिर और घट जाएगी, मतलब ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, कहीं एक बैलेंस स्पीड आ ही नहीं पा रही है। उसी को हम लोग कहते हैं हंटिंग, कि कहीं एक मीन पे सेट हो ही नहीं पा रहा है। जैसे कि बाइक का आपने एक्सीलेटर लिया हुआ है, ठीक है, इतने पे एक्सीलेटर लिया और किसी ने किसी आदमी को उठा, लोड कम हो गया अचानक, उसी एक्सीलेटर पे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद गवर्नर क्या करेगा, फ्यूल को कम करेगा उस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। तब तक आप जब तक कम करे वो फ्यूल कम करे, तब आप किसी को बैठा दो, फिर वो फ्यूल को बढ़ाएगा, मतलब यही इसी को हंटिंग कहते हैं, लगातार ऊपर नीचे करते रहना, कहीं मीन पोजीशन सेट ना हो पाना, ठीक है। तो अल्टरनेट ओवर फीडिंग एंड स्टार्विंग ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द इवेपरेटर, 19th का सी आंसर हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 20। देखो मेन 4 यहाँ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, सिंपल सिंपल। जैसे कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर होता है क्या मेनली हमारा जो टरबाइन से जो वाटर है, टरबाइन नहीं, ठीक है, जो भी वाटर है, ठीक है, हाँ वाटर, डीएम वाटर होता है, वो क्लीन वाटर, वो ऊपर से आके गिरता है छन्नी टाइप से चीज़ों से, ठीक है, पाइप्स लगी होती है उसमें से गिरता है, तो नीचे से हम एयर फेंकते हैं, तो एयर उस वाटर के थ्रू से पास होगा, तो उसमें से कुछ कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा प्लस हीट हो जाएगा जो हमारी एयर है, और वो बाहर निकलेगी। आपने वो देखा होगा कूलिंग टावर्स लगे होते हैं हमारे जो किसी पावर प्लांट के बाहर, तो वहाँ से धुआं निकलता रहता है, भाप टाइप की, मतलब उस भाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो चिमनी पे लगा होता है, मैं बात कर रहा हूँ कूलिंग टावर वाले की। काफ़ी मतलब ये सेप होता है हाइपरबोला टाइप का, ठीक है। हाइपरबोला सेप क्यों होता है, चलो ठीक है, हाइपरबोला सेप इसलिए होता है जिससे उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल पाए, स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया रखते हैं उस पर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पहली बात तो हीटिंग हो जाएगी एयर की, दूसरी बात उसमें पानी घुल जाएगा, मतलब हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो ए का 4 आंसर हो गया। और वाटर कूलर का आपको पता, सिंपल एयर कूलर का आपको पता है कि एयर कूलर हम यूज करते हैं डेजर्ट कंडीशंस में, डेजर्ट रेगिस्तान वाला, तो उसमें कूलिंग होती है प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो कूलिंग, ये तो बी का 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, बी आंसर हो गया, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। दो जो क्वेश्चन 21 है, उसमें बोला गया है कौन सा इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है जब हम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द वेपर। तो वेपर से अगर हम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा आपका जो कंप्रेसर होता है उसको हम हटा के कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे VARS साइकिल भी होती है, VCRS साइकिल भी होती है। ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट कंप्रेसर इज नॉट द इसेंशियल कंपोनेंट को हटा के कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन 21 का ये बड़ा वैसा लग रहा है, नॉन कन्विंसिंग टाइप का, लेकिन ये यही एक्चुअल रीजन है। 22 ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन 22 है काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैंने, FB पे वीडियोस का डाला था बढ़िया से एक्सप्लेन करके, कि हम एक्सपेंडर क्यों यूज करते हैं इन द केस ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन, गैस रेफ्रिजरेशन, गैस एयर कुछ भी बोल लो। देखो
अगर आप थ्रॉटलिंग ही लगा दोगे ना एयर रेफ्रिजरेशन वाले में, तो होगा क्या, थ्रॉटलिंग का क्या होता है, एच को एंथैल्पी कांस्टेंट रखेगा, और एंथैल्पी कांस्टेंट रखेगा, और आइडियल गैसेस की या तो अप्रॉक्सीमेट आइडियल गैसेस की जो एंथैल्पी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक। अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह जाएगा, एंथैल्पी का वेरिएशन नहीं आया तो टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं आएगा, जब टेम्परेचर का वेरिएशन ही नहीं आएगा तो कूलिंग कैसे होगी फिर। जो हम लाते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से नीचे लाते हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे, तो कूलिंग हो ही नहीं पाएगी ना, लो टेम्परेचर पे तो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पे एक्सपेंडर लगाते हैं, एक्सपेंडर के थ्रू हम लोग हीट को हम लोग वर्क बाहर निकाल लेते हैं जिससे वो कूलिंग हो जाती है। और ये रीजन हो गया आपका थ्रोटल ना लगाने का इन द एयर रेफ्रिजरेशन। अब दूसरा क्वेश्चन याद है कि हम लोग एक्सपेंडर क्यों नहीं लगाते हैं इन द वीसीआरएस साइकिल में। इसका ये रीज़न है कि अगर आप एक्सपेंडर को वीसीआरएस साइकिल में लगा दोगे तो उससे जो पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मान लो हमने गैस वाले रेफ्रिजरेशन जब लगाया था एक्सपेंडर, तो वहाँ पे गैस फेज को हम डील कर रहे थे, तो वहाँ पे वर्क जो निकल के आ रहा था P × V2 - V1। तो V2 और V1 में, हाँ नहीं सॉरी, हाँ कुछ गलत हो रहा है, नहीं सॉरी एक मिनट, जो वर्क ऑप्टेनेबल है, आप अगर लिक्विड्स में लगा रहे हो एक्सपेंडर, तो वहाँ से आप वर्क ऑप्टेन बहुत नहीं कर पाओगे, कंपेयर टू आप गैसेस जितना ऑप्टेन कर ले जाओगे, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, जैसे कि एक समझ लो आप, और म्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ आपका है, और P2 - P1, और स्पेसिफिक वॉल्यूम P2 - P1। P2 - P1 तो सेम है, P2 - P1 सेम, बट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैसेस, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड ले बहुत कम होता है कंपेयर टू गैस। तो आप उसको लगा दोगे अगर स्पेंडर इन द केस ऑफ वीसीआरएस साइकिल, तो कॉस्ट तो आपकी बहुत हैवी आ जाएगी, मशीनरी भी आपकी हैवी हो जाएगी, लेकिन बहुत कम वर्क जनरेट कर पाओगे, बहुत कम। आप समझ ही रहे हो कितना कम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंपेयर टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैसेस। 1000 टाइम का अंतर होता है करीब करीब, 1000 टाइम का, ठीक है। देन तो यही इसका रीज़न है कि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। द ड्रॉप इन द टेम्परेचर बाई थ्रॉटलिंग गैस इज़ वेरी स्मॉल। थ्रॉटलिंग से आप गैस का टेम्परेचर बहुत कम घटा पाओगे, या तो निग्लिजिबल बराबर घटता है, ठीक है। 22 का बी आंसर, 23 ट्राई कीजिए। तो एक्सपेंशन वॉल की बात की गई है, तो यहाँ पे आप एंथैल्पी कांस्टेंट भाई थ्रॉटलिंग कैसे कर लेंगे, ठीक है, थ्रॉटलिंग। देन आंसर इज बी 23 का, ट्राई 24। देखो यहाँ पे 24 में बोला गया है कि जो लुब्रिकेंट होता है उसका क्या मेन काम होता है, क्या 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 करता है वो। तो पहली चीज़ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन, ये तो कन्विंसिंग लग रहा है। सील द गैस बिटवीन द सक्शन एंड डिस्चार्ज पोर्ट, ये भी सही लग रहा है। एज अ कूलेंट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द क्रैंक टू कंप्रेसर सेल, ये भी तीनों बड़ा सिंपल लग रहा है, ठीक है, तीनों लग रहा है आंसर हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ वाला है, टू डैम्पन द नॉइज जनरेटेड बाई मूविंग पार्ट्स, टू डैम्पन द नॉइज जनरेटेड बाई मूविंग पार्ट्स, ये बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो आंसर में दिया हुआ है इसको कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो आंसर वो मानेंगे, सही है इनका आंसर, ठीक है। 24 का ये मैंने भी जब सॉल्व किया पहली बार तो इसको मैंने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन आंसर में दिया हुआ है, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्सप्लेन तो नहीं किया है, बट साफ साफ लिख दिया कि चारों स्टेटमेंट सही है, बस चारों को वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। 24 का आंसर। 25 ट्राई कीजिए। आज मेरी हालत वैसी ही हो गई जैसे कि उस टॉपिक में थी, पावर प्लांट के जो कंपोनेंट्स वाला टॉपिक था, कि एक्सप्लेनेशन कुछ था ही नहीं उसमें, और सब टॉपिक्स में एक्सप्लेनेशन रहता काफ़ी अच्छा खासा बताने के लिए भी, हाँ ये है वो है ऐसे ऐसे। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि हम जो रेफ्रिजरेंट है वो चूज कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब कितनी कैपेसिटी चाहिए, किस टाइप का कंप्रेसर हमें यूज करना है, और किस टाइप का क्या सर्विस रिक्वायर्ड है, कितना लो टेम्परेचर तक हमें जाना है, ठीक है, तीनों चीज़ें हैं। तो डी आंसर होना चाहिए 25 का, एंड डी है भी। 26 ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ क्वेश्चन बोला गया प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर में एयर है तो उससे क्या क्या दिक्कतें राइज हो सकती हैं। तो सिंपल है कि अगर एयर आ गया तो एयर तो कंडेंस होगी नहीं, तो इट इज़ अ नॉन कंडेंसेबल गैस, ये सही है पहला। दूसरा रिड्यूसेस द कंडेंसिंग कोफिशिएंट, ये भी सही है कि मतलब हीट ट्रांसफर होने नहीं देगा बाहर से, तो कंडेंसेशन भी इतना इजीली नहीं होने देगा, मतलब कंडेंसेशन की एफिशिएंसी को कम कर देगा। तीसरा टेंस टू क्लिंग द सरफेस, सरफेस जाके चिपक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर सरफेस जाके चिपक गया तो बाहर से हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। थर्ड भी सही है, इंट्रोड्यूसेस ला थर्मल रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा हीट ट्रांसफर होना है मेनली थ्रो कन्वेक्शन होना है, लेकिन थ्रो देखो ऐसे ये रहेगा कंडेंसर, यहाँ से कंडक्ट होकर आएगी बॉडी, कंडक्ट होकर हीट आएगी, हीट जाएगी आएगी, तो यहाँ पे यहाँ से हीट लेना था उसे, लेकिन यहाँ पे एयर आके बैठ गया, तो उतना बड़ा कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और ये लार्ज थर्मल रेजिस्टेंस इसी वजह से दे देगा। ओके, देन हमारा आंसर होगा 26 का चारों आंसर होना चाहिए, 1 2 3 4, तो 26 का ए सही है। ट्राई 27 नंबर। देखो फ्लडेड इवेपोरेटर में हम लोग एक्यूमुलेटर लगाते हैं एट द सक्शन साइड ऑफ द कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर के एंट्री पॉइंट पे एक एक्यूमुलेटर लगाते हैं, तो उस एक्यूमुलेटर का काम होता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको रोकना, जिससे कि अगर वाटर क्या उसको हम कह सकते हैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उसको रोकना, तो अगर लिक्विड अंदर चला गया उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आपकी जो वॉल्व है उसको खराब कर सकता है। दूसरी बात जो उसमें लुब्रिकेंट रहेगा उसको वॉश आउट कर सकता है, तो काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। ओके, तो इट कलेक्ट्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड डिक्लूड्स इट्स रिवर्जन टू कंप्रेसर, डी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में से आपको साफ साफ दिया हुआ कि स्वेप्ट वॉल्यूम इतना है, बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे दी 85%, मतलब कि स्वेप्ट वॉल्यूम का 85% यूज कर पाएंगे हम लोग बस। तो हमने एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लिया यहाँ पे वी स्वेप्ट इंटू एन एफिशिएंसी, और इसको हमने पुटअप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, और इसकी वैल्यू ये आ गई। देन रो मास निकालना है हमें, तो रो इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है बस गैस का, बट यहाँ बोला गैसेस फिर पूरा कम्प्लीटली नहीं है, यहाँ पे लिक्विड भी है, 70% गैस है और 30% लिक्विड है। तो हम वी निकालने जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो फॉर्मूला हमारा होता है वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। तो जो हम इसको फ्लूइड का तो डेंसिटी दिया नहीं है, तो फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, और नेग्लिजिबल होती भी है, 1000 टाइम का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और बस वी जी को कंसिडर कर लेंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 0.7 इंटू 0.25, और इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब हमारा रो होता है 1/v होता है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करने के अब सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये 0.4
ये है आंसर हमारा, ठीक है। सॉल्व करने पे जल्दी भरा, हाँ 1.36 आंसर आ रहा है। ये गंदगी हो गई यहाँ पे, लेकिन आप लोग देख लेना, सॉल्व साफ कर देता हूँ आपको, अब साफ साफ दिख रहा होगा ना। ये सॉल्व करने पे यही आंसर आएगा, ये जो इतना लिखा हुआ है ये डाटा 1.36 आ रहा है, ठीक है। 28 का बी, 29 ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 29 क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है, द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर यूनिट एट मोर देन वन टेम्परेचर कैन बी accomplished बाई यूजिंग डिफरेंट थ्रॉटलिंग वाल्व एंड सेपरेट कंप्रेसर फॉर ईच टेम्परेचर रेंज। तो इस ऑप्शन को बुक्स में सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। एंड सेकंड इज द रेफ्रिजरेटेड स्पेस मस्ट बी मेंटेन एबव द आइस पॉइंट टू प्रिवेंट फ्रीजिंग। इसका अगर साफ साफ लॉजिक दिख रहा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसको हमारा ऊपर होना चाहिए आइस पॉइंट से, और उससे आइस पॉइंट से ही नीचे, इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे है, फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे है तो फ्रीजिंग हो जाएगी, तो फ्रीजिंग में काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये कॉमन सेंस देखा जाए तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों लग रहा है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है, बुक में बोला गया है कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, देयरफॉर नो आंसर, देयर इज नो आंसर यहाँ बोला गया। लेकिन मुझे यार आंसर ये दोनों लगते हैं, और मुझे अगर पेपर में आता है किसी तो मैं जो आंसर मारूंगा वो ए मारूंगा, बट बुक में कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आज चैप्टर खत्म हुआ, काफ़ी बहुत एक्सप्लेनेटरी नहीं था, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल, काफ़ी वीडियो हो चुके हैं हमारे, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।